मुझे अभी इस घर में रुखसत होकर आए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि उस वक्त मेहमानों के झुरमुट में बैठी हुई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें जमा थी। मैं बहुत घबरा रही थी और परेशान थी। अनजान लोग थे, अनजान जगह थी। लेकिन उस वक्त मेरी सोच का मरकज ये सब नहीं था, वह कुछ और ही बात थी। फिर इतने में मोहल्ले की ही एक औरत बोली, अब देखना नसीमा कैसे अपनी बहू को सुबह चेक करेगी और फिर सबको बताएगी कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है या नहीं। उस मोहल्ले की औरत की बात सुनकर मैं एकदम चौंक उठी और बाकी सब हंसने लगी। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि मैंने उस औरत से पूछा उसका क्या मतलब है आंटी, तो वह कहने लगी बेटा नसीमा एक दाई है और वह एक लम्हे में बता देती है कोई औरत प्रेग्नेंट है या नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मेरा नाम आशी है और मैं एक 21 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं अपने मोहल्ले में सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। मेरे अलावा मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक छोटी बहन है। हम दोनों बहनें ही बहुत खूबसूरत है क्योंकि हम दोनों अपनी माँ पर गए हैं। मेरी अम्मी भी अपने टाइम में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अब तो हालात और उम्र ने उनको कुछ भद्दा कर दिया था, लेकिन अभी भी वह बहुत सारी दूसरी हम उम्र औरतों से बहुत खूबसूरत थी। मैंने इंटर तक तालीम हासिल की थी। मुझे शादी करने का बहुत शौक था क्योंकि शादी करके बहुत सारे नए नए कपड़े, जूते और बहुत सारे दूसरी चीज़ मिलती हैं। इसलिए मैं हर वक्त शादी के ख्वाब ही सजाती रहती। जब कोई भी मुझसे पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगी तो मैं यही कहती कि मुझे दुल्हन बनना है। पूछने वाला भी हंस देता। तब तो मुझे उन बातों की अहमियत का पता नहीं था। मैं तो अपने बचपन में ऐसे कह देती थी। अब्बू की अपनी दुकान थी। बाजार में वह फ्रूट चाट और दही भल्लों का काम करते थे और खूब दुकान चलती थी क्योंकि आती जाती औरतें उनकी दुकान पर बैठकर पहले पेट पूजा करती थी। हम भी जब बाजार जाते तो पहले दुकान पर पेट भरते और फिर खरीदारी के लिए बाजार जाते। मेरी बहन अभी छोटी क्लास में ही थी। उसका नाम शिफा था। हम दोनों बहनों में बहुत दोस्ती थी। एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर लेते थे और दूसरे एक दूसरे के साथ अपने कपड़े भी शेयर कर लेते थे। घर में हर तरफ सुकून ही सुकून था। अब वह हमें देखकर जीते थे। हालांकि उन्हें बेटे की बहुत चाहत थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब बेटा मिला ही नहीं तो फिर वह दोनों बेटियों पर ही सब्र और शुक्र करके बैठ गए और हमें ही बहुत अच्छे अंदाज में पालने लगे। मैं आजकल इंटर करके घर पर ही थी। मम्मी ने मुझे किचन के कामों में लगाना चाहा और कहने लगी सारी जिंदगी यही हुनर काम आता है। जिस औरत को हांडी रोटी ना आती हो घर में उसका होना ना होना एक बराबर है। इसलिए अम्मी मुझे रोज कोई ना कोई चीज़ सिखाने किचन में घुस जाती, जबकि मैं शौक से सीखती और कभी बस यूं ही अम्मी की खातिर खड़ी हो जाती। जब अम्मी मेरी दिलचस्पी महसूस करती तो कहती, ऐसी देखो बेटा कोई भी काम शौक से करो तब तो ही उसकी समझ आती है, वरना सर के ऊपर से सब गुजर जाता है। मैंने अम्मी को यही कहा कि जब सर पर पड़ेगी तो खुद ही सब आ जाएगा। मेरी बात सुनकर अम्मी मुस्कुरा दी। उन्हीं दिनों में अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। वो अच्छी थी लेकिन न जाने क्या हुआ, एक दिन यूं ही बेहोश होकर गिर गई। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। हम दोनों एकदम रोने लगी और फिर मैंने अब्बू को दुकान पर फ़ोन करके अम्मी की बेहोशी के बारे में बताया तो अब्बू भागे चले आए और अम्मी को फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले गए। हम दोनों बहनें की अम्मी के पीछे जान सूली पर अटकी हुई थी। बार बार रोना आ रहा था और अम्मी का अचानक बेहोश होना हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। अब्बू को गए हुए बहुत वक्त हो गया था और अभी तक अब्बू ना आए, न तो फ़ोन करके अम्मी की हालत के बारे में बताया और ना ही वह घर आए। जब मुझसे सब्र नहीं हुआ तो मैंने दुकान पर फ़ोन करके पता किया। दुकान पर फ़ोन एक लड़के अहमद ने उठाया। अहमद अब्बू के पास 6 महीने पहले ही नौकरी पर आया था। देखने में अच्छा खुश शक्ल और पढ़ा लिखा लड़का था। अब्बू ने बहुत कम दिनों में ही उस पर बहुत भरोसा करना शुरू कर दिया था।
अक्सर अब्बू को जब बाहर कहीं जाना पड़ता तो अहमद ही सारी दुकान संभालता। अब्बू उससे बहुत मोहब्बत करते और अपने बेटों की तरह ही समझते थे। अहमद के हाथ अक्सर अब्बू घर पर सौदा सुलभ भेज देते। अहमद के फ़ोन उठाते ही मैंने उससे पूछा, अहमद क्या अब्बू दुकान पर वापस आ गए हैं या उनके साथ कोई बात हुई है? अभी तक अब्बू का कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने परेशानी से पूछा तो वह कहने लगा, अभी तक तो अंकल जी नहीं आए, मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र रहे। अहमद ने मुझे तसल्ली देकर फ़ोन रख दिया, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे बैठने नहीं दे रही थी। बार बार अम्मी का ख्याल आ रहा था। फिर तकरीबन 5 घंटे के इंतजार के बाद अब्बू और अम्मी को देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं भागकर मम्मी के साथ लग गई और रोने लगी थी। और आपकी तबीयत कैसी है? क्या डॉक्टर ने? मैंने एक ही साथ में कई सवाल का डाले तो अब्बू कहने लगे, बेटा पहले तुम सही से माँ को बैठने तो दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने जल्दी से अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें लॉन्च में सोफे पर बैठाया तो अम्मी बैठकर ऐसी गहरी सांस लेने लगी जैसे बहुत थक गई हों। मैंने अब्बू से पूछा, क्या हुआ? अम्मी को क्या कहा डॉक्टर ने? तो वह कहने लगे, तुम्हारी माँ का बीपी बहुत लो हो गया था, जिसकी वजह से ड्रॉप लगाई है और साथ ही साथ उसने कुछ ताकत की दवाई दी है। तुम्हारी माँ में ब्लड की बहुत कमी है, उसको बहुत कमजोरी हो गई है, जिसकी वजह से यह बेहोश हो गई थी। उसकी खुराक का ख्याल रखना, ये दवाएं हैं, उसको वक्त पर देती रहना। मैं ज़रा दुकान पर हो आऊं और देखूं तो अहमद क्या कर रहा है। अब्बू ने कहा तो मैंने सब दवाएं अब्बू के हाथ से पकड़ ली और अम्मी के कमरे में रख आई। अम्मी वही सोफे पर ही लेट गई थी, ऐसे जैसे बहुत थक गई हों। और फिर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी अपने कुछ खाना है? तो मैं आपके लिए ले आऊं। मम्मी ने सिर्फ चाय ही मांगी थी, लेकिन मैंने खुद ही मम्मी के लिए 2 कबाब फ्राई करके उन्हें चाय के साथ दे दिए। मम्मी से रात के खाने के लिए पूछने लगी। मेरे परेशानी का ख्याल से अम्मी कहने लगी, तुम रहने दो, मैं खुद ही उठकर बना लूंगी। लेकिन मैंने अम्मी को साफ मना कर दिया और कहा कि आप अभी कुछ दिन आराम करें और घर की बिल्कुल फिक्र ना करें। फिर मैंने दाल चावल बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि एक तो ये सब शौक से खा लेते थे और दूसरा जल्दी बन जाते थे। मम्मी चाय पी के सो गई, जबकि शिफा अम्मी के पास ही बैठकर उनके पांव दबाने लगी। आज अम्मी की तबीयत ने जो झटका दिया था, जिंदगी में ऐसा मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपना प्यारा दूर जा रहा है, किसी का हाथ अपने हाथ से छूटता जा रहा हो। मैंने जल्दी से दाल चावल बना लिए, क्योंकि एक तो सब शौक से खा लेते थे, दूसरा ही जल्दी बन जाते थे। फिर मैं मम्मी के पास आकर बैठ गई तो फिर हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ दिनों में अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी, दवाएं अभी असर कर रही थी और कुछ अम्मी की देखभाल भी बेहतर हो रही थी, जिसकी वजह से अब अम्मी काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। लेकिन मैंने अम्मी को कोई काम नहीं करने दिया। शिफा से भी जितना हो सकता था मेरी मदद करती थी। और फिर एक दिन अम्मी मुझे अपने पास बिठाकर कहने लगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कैसे उसने जिम्मेदारी से सारा घर संभाला है। मुझे फक्र है बेटा, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। मम्मी ने प्यार से मेरा माथा चूमते हुए कहा तो मेरे आंखों में नमी आ गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। 1 महीना हो चुका था। अब मेरे 3rd ईयर में एडमिशन शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा इरादा एडमिशन लेने का नहीं था, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कॉलेज जाऊं और पीछे से अम्मी की तबीयत और ख़राब हो जाए। लेकिन अम्मी ने ज़बरदस्ती मेरा एडमिशन करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे पढ़ने का शौक़ था। मैं साइंस पढ़ना चाहती थी, इसलिए अम्मी ने मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं रेगुलर कॉलेज जाने लगी। सुबह के वक्त हमने रिक्शा लगाया हुआ था, जबकि दोपहर के वक्त अब्बू मुझे लेकर आते। मुझे कॉलेज आते हुए 2 महीने हो चुके थे। मैं कोशिश करती थी
कि सुबह जाते हुए काफ़ी काम खत्म कर जाऊं और कॉलेज से आने के बाद कुछ देर आराम करके मैं शाम का खाना खुद ही बना लेती। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी इतनी सादा और आरामदेह जिंदगी में एकदम भूचाल आ जाएगा और मैं उसमें चकरा के रह जाऊंगी। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन मौसम कुछ खराब था। मैं कॉलेज तो आ गई थी क्योंकि मेरी एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट थी जिसे मैंने जमा करवाना था और आज उसकी आखिरी तारीख थी। लेकिन अब वापसी के ख्याल से दिल परेशान हो रहा था क्योंकि काफ़ी गहरे बादल थे और बारिश हो रही थी। मैं परेशानी से कॉलेज के गेट के पास ही आ गई कि इतने में मुझे अहमद नजर आया। वह गेट के बाहर खड़ा था। उसने भी जब मुझे देखा तो इशारे से बुलाया। मैं चली गई और जाकर उससे गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह कहने लगा, अंकल जी ज़रा बिजी थे, कुछ मेहमान आए हुए थे, इस वजह से वह दुकान पर ही रह गए। उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। मैं आपको लेने आया हूँ। जल्दी बैठे, बारिश तेज हो रही है। हाँ, मैं जल्दी पहुँचना है, उसने कहा तो मैं फौरन उसके पीछे बैठ गई और बाइक तेजी से चलने लगी। बारिश तो बरस रही थी और 2 मिनट में मैं भीग गई। अहमद के साथ, बल्कि किसी भी मर्द के साथ ऐसे बैठने का पहली बार इत्तेफाक हुआ था। उसका जिस्म मेरे जिस्म के साथ लग रहा था। मेरे अंदर एक अजीब से एहसास पैदा हो रहे थे, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं थोड़ा पीछे हट गई। मैं अजीबो-गरीब हालात सोच रही थी और बार बार उनको झटक देती। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अगर अहमद को मेरे उन हालात का पता चल जाए तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। इतने में एक स्पीड ब्रेकर आया। उस पर जोरदार झटका लगा था। मैं जोरदार तरीके से उछलकर अहमद के साथ लग गई। अहमद भी कनखियों से मुझे बाइक के साइड मिरर में से देख रहा था। मैंने 1-2 बार महसूस भी किया, लेकिन इग्नोर कर दिया। ऐसा लग रहा था आज सफ़र भी बहुत लंबा हो गया है। लेकिन अहमद जल्द ही मुझे घर ले आया। मैं जल्दी बाइक से उतरी। सारे कपड़े भीगकर मेरे जिस्म के साथ चिपक गए थे। मैंने कांपते हुए लहजे में हल्के से उसका शुक्रिया अदा किया और तेजी से अंदर आ गई। दिल की दुनिया में अजीब सा बदलाव आ गया था। मैं उस वक्त अपने दिल के शोर से ही घबरा रही थी। बार बार एक तेज कट जैसा एहसास सारे जिस्म में दौड़ जाता तो मैं कांप उठती थी। बार बार अहमद का ख्याल आ रहा था। अहमद एक अच्छा और खुश शक्ल लड़का था। पहनने ओढ़ने का तरीका भी अच्छा था और खूबसूरत लगता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह इस तरह मेरे दिमाग पर हावी हो जाएगा। मैंने खुद को डांट डपट कर उन ख्यालात से अपना पीछा छुड़ाया और अपने कामों में लग गई। लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो अभी शुरुआत है। रात को जब भी दुनिया के कामों से फ्री होकर बिस्तर पर सोने के लिए लेटती तो अली का ख्याल एकदम से दिमाग में आ जाता। उसके साथ बाइक पर बैठे हुए जो ख्यालात और एहसासात हो रहे थे, वो सब मुझे दोबारा महसूस होने लगे। मैं परेशान होकर उठ बैठी। ना जाने दिल की हालत कैसे इतनी बदल गई थी। अब सोचना मुझे अच्छा लग रहा था, उसका ख्याल मुझे अच्छा लग रहा था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। अब्बू जब भी बिजी होते तो वह अहमद को लेने के लिए भेज देते। अहमद कोई बातचीत नहीं करता था, बस खामोशी से मुझे लेकर घर छोड़ देता था। हल्के हल्के आंखों में जैसे मैं एक दूसरे के जज्बात समझ गए थे। हमारी बातचीत शुरू हो गई, एक दूसरे से बातें करने लगे और फिर एक दूसरे के साथ दोस्ती हो गई कि रास्ते में कहीं रुककर भी आइसक्रीम खाते और कभी कभी बैठकर बातें करते रहते। अहमद अब अक्सर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आने लगा। कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार मैं अपनी क्लास छोड़ देती और अहमद के साथ चली जाती।
हम बाहर कहीं बैठ जाते। लेकिन एक दिन हम उसी तरह एक पार्क में बैठे हुए थे, तो वहां पर पुलिस वाले आ गए और सब लड़के लड़कियों को पार्क से निकाल दिया। मुझे उस वक्त बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने इरादा कर लिया कि दोबारा इस तरह कभी पार्क में जाकर नहीं बैठेंगे, और अहमद को भी साफ मना कर दिया। लेकिन हम दोनों के दिल में ही आग लगी थी। दोनों का एक दूसरे के बजाय दिल नहीं लग रहा था। और मुझसे एक दिन अहमद ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि कल मेरे दोस्त के घर चलते हैं। उसकी मम्मी दूसरे शहर गई हुई है और घर पर कोई भी नहीं है। हम कुछ देर आराम से बैठकर वहां बातें करेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। कॉलेज के लिए अम्मी ने मुझसे पूछा भी क्या बात है, आज तुमने हल्का सा मेकअप भी क्या हुआ है? तो मैंने बहाना बना दिया जी हाँ फंक्शन है, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया हुआ है, इसी वजह से बस थोड़ा सा तैयार हो गई। मैंने नज़र चुराते हुए अम्मी से कहा था। मुझे दिल ही दिल में थोड़ी शर्मिंदगी तो हुई। मैंने मम्मी से झूठ बोला है, लेकिन क्या करती, मोहब्बत और जंग में। सब जायज़ होता है और इतना झूठ तो चलता ही है। रिक्शे वाला आ गया था। मैं उसमें बैठ गई और कॉलेज के सामने उतर गई। लेकिन कॉलेज में जाने की बजाय मैं एक तरफ खड़ी हो गई। रिक्शे वाला जब आगे बढ़ गया तो इतनी देर में अहमद भी आ गया। अहमद के साथ बाइक पर बैठी और उसके दोस्त के घर पर आ गई। घर पर कोई भी नहीं था, छोटा सा मकान था। हम एक कमरे में जाकर बैठ गए। मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरी अपनी धड़कनों का ही शोर इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। बातों ही बातों में अहमद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ने से लेकर बात इतनी आगे निकल गई कि हमें हलाल और हराम का फर्क भूल गया और हम दोनों के बीच कोई पर्दा ना रहा। जब जज्बात का तूफान थमा तो हम दोनों एक दूसरे से नजर चुराए बैठे थे और अहमद कह रहा था, मुझे माफ कर दो ... मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन न जाने ये कैसे हो गया। लेकिन मैं उसे कुछ भी ना कह सकी, क्योंकि मैं भी तो उसमें बराबर की हिस्सेदारी थी। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने भी तो उसका भरपूर साथ दिया। मैं फौरन उठी और उसे कहा कि मुझे घर छोड़ आओ, लेकिन उसकी तो जान पर बन गई। कहने लगा तुम मुझसे नाराज हो गई हो। मैंने उसे कहा नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहती, तुम मुझे घर छोड़ दो। अहमद ने खामोशी से मुझे घर के सामने उतारा और कुछ देर देखता रहा, फिर चला गया। मैं भी बड़े बड़े कदमों से घर में आ गई। मम्मी सामने ही मौजूद थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ आशी, आज बहुत जल्दी आ गई हो? मैंने भी जब टाइम देखा तो वाकई ख्याल आया कि आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मैडम से जल्दी छुट्टी ले ली और घर आ गई। मम्मी कहने लगी क्या हुआ, कैसे अचानक तबीयत खराब हो गई? तो मैंने कहा बस शायद बीपी लो हो गया था, इसलिए मैं घबरा गई। मम्मी ने मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया और मैं आकर अपने बिस्तर पर ऐसे ढेर हुई जैसे सदियों की मुसाफिर। जज्बात का तूफान थमने के बाद मैं अपने आप को मलामत कर रही थी। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, शर्म आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ी खयानत कर दी हो। मुझे ये सोच सोचकर बहुत डर महसूस हो रहा था। अगर अम्मी अब्बू को इस बात का पता चल गया तो वह क्या करेंगे? मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी और उस बात की परेशानी मुझे कहीं पर भी टिकने नहीं दे रही थी। मैं अपने कमरे में टहलती रही और सोच सोच कर खुद को कोसती रही। अगले दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली, क्योंकि उस सारी टेंशन की वजह से मुझे बुखार हो गया था।
और मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। अहमद के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। 2-3 दिन में मेरी तबीयत बेहतर होने लग गई, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकी, और फिर 3 दिन बाद मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद से अहमद मुझे मिला ही नहीं। मैं मुतमईन थी कि अहमद आएगा और मुझसे शर्मिंदगी का इजहार करेगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि अब जल्द से जल्द अपने घर वालों को मेरे घर भेजे ताकि हम शादी कर ले, लेकिन अहमद ना जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे उसकी तरफ से परेशानी हो रही थी कि कहीं उसको कोई मसला ना हो गया हो जो वह इतने दिनों से गायब है। इसीलिए एक दिन मैंने बातों बातों में अब्बू से पूछ लिया, अब्बू जी आजकल वह अहमद नजर नहीं आ रहा जो आपकी दुकान पर होता था, किधर गया है? अब्बू कहने लगे उसको मैंने निकाल दिया है। उसने मेरा बहुत नुकसान किया है, मेरी दुकान से चोरी की और काफ़ी पैसे उसने गायब किए हैं। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है। अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है उसे मेरी दुकान छोड़े हुए, अब्बू ने गुस्से से मुझे बताते हुए कहा, और मैं तो जैसे सुन होकर रह गई। इसका मतलब है कि अहमद तब से ही गायब है। उसने मुझे धोखा दिया है। वह मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया। मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे ये सोच सोचकर ही खुद से घिन आने लगी कि मैंने ऐसे शख्स को चुना जो धोखेबाज था, चोर था। इसी दौरान अम्मी की तबीयत एक बार बेहद खराब हो गई और मेरे हाथ पैर फूल गए। अम्मी को अब की बार 3-4 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मम्मी को जिगर का मसला था। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम करने को कहा था, लेकिन अपनी बीमारी के साथ ही अम्मी को एक नई जिद लग गई और वह कहने लगी कि मुझे आशी की शादी करनी है। मैं अपनी जिंदगी में ही उसे उसके घर बार का करना चाहती हूँ। मम्मी ने यही जिद पकड़ ली और अब्बू अम्मी की जिद के आगे हार मान गए। मैं चुपचाप खामोश तमाशा ही बनी रही, अपनी किस्मत का फैसला होते देख रही थी। इसी दौरान मुझे पता चल चुका था मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं खुद अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थी। मैं खुदकुशी कर लेना चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मम्मी की वजह से अब्बू ना जाने कहाँ से एक रिश्ता भी ढूंढ लाए और फटाफट रिश्ता तय भी कर दिया। आदिल का रिश्ता अब्बू के किसी जानने वाले ने बताया था। वह एक बैंक में नौकरी करता था, अच्छा कमा लेता था। अब्बू को ये रिश्ता हर तरह से मुनासिब लगा, क्योंकि सिर्फ माँ और बेटा ही थे, घर में कोई और भी नहीं था। मैंने भी किसी से कुछ कहना मुनासिब न समझा, क्योंकि अम्मी की तबीयत और अब्बू का ये जल्दी से फैसला कर लेना, इसलिए अचानक मेरी शादी रख दी गई। मैं भी यह सोचकर चुप कर गई, ठीक है, कुदरत की तरफ से ही मेरे लिए पर्दे का इंतजाम हो गया था। और ठीक 1 हफ्ते बाद में दुल्हन बनकर आदिल के आंगन में उतर आई। अम्मी मेरी रुखसती के वक्त बहुत रोई। मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि यूं अचानक मेरी शादी कर देना अम्मी को भी ऐसा गवारा नहीं था, लेकिन अपनी तबीयत के पीछे वह मेरी शादी करने पर मजबूर हो गई। मैं दुल्हन बनकर आदिल के घर में बैठी हुई थी। मुझे अभी रुखसत होकर यहाँ पर आए कुछ ही देर गुजरी थी कि मोहल्ले की औरतें मिलने के लिए आ रही थी। अनजाना सा घर, अनजाने लोग थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और फिर एक बात ये भी थी कि मैं प्रेग्नेंट थी, और अगर यह बात यहाँ पर किसी को पता चल जाती तो न जाने क्या हो जाता। इतनी देर में मोहल्ले की ही एक औरत ने ये बात कह दी। अब नसीमा अपनी बहू को चेक करेगी, फिर बताएगी कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है या नहीं। उस औरत की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। फिर मैंने बहुत परेशानी से उसकी तरफ देखा, फिर सर झुका दिया। मुझे डर था कहीं ये राज मेरी सास के सामने न खुल जाए। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे अपने कपड़ों में घबराहट हो रही है, मुझे कुछ देर आराम करना है।
मेरी सास मुझे अंदर कमरे में ले गई। कमरे में आकर भी मैं बहुत बेचैन सी रही थी। मुझे इसी बात की परेशानी थी कि मेरी सास को कहीं मेरा राज पता ना चल जाए। मैं बार बार अपने हाथों से उंगलियों को मरोड़ रही थी। इतने में आदिल कमरे में चले आए और फिर उनके साथ बातें करते हुए वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास को सलाम किया। मैं उनके कमरे में गई और फिर सलाम करने के बाद मेरी सास ने मुझे कहा, तुम बैठो, मुझे तुम्हें चेक करना है। मैंने परेशानी भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और कुछ कहते कहते चुप कर गई, लेकिन फिर मैं एक तरफ बैठ गई। मेरी सास ने मुझे चेक किया और चुप कर गई, कुछ ना बोली। मुझे समझ नहीं है या तो उनको पता नहीं चला या फिर वह बताना नहीं चाहती थी। तब मैं मुतमईन हो गई और उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल को जो बेचैनी लगी हुई थी वह उस वक्त खत्म हो गई थी। आदिल अभी तक सो रहे थे, लेकिन मेरी दोबारा आंख नहीं लगी। आज हमारा वलीमा था, तो वलीमा के बाद मैं मम्मी की तरफ आ गई। अम्मी मुझे खुश देखकर खुश थी। मैं भी खुश और मुतमईन थी। मैंने भी उन पर यही जाहिर किया कि मैं बहुत खुश हूँ। और सच बात तो यह है कि आदिल बहुत अच्छे, बहुत नर्म मिजाज के थे। मुझे खुद पर भी अफसोस हुआ कि आखिर मैंने क्यों अहमद के साथ वक्त गुजारा और अपनी इज्जत पर दाग लगा लिया। और लेकिन आदिल और मेरी सास मुझे लेने के लिए आ गए और हम वापस घर चले आए। मैं अब मुतमईन थी। मुझे इस चीज़ का यकीन हो गया था कि मेरी सास को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर उन्हें पता नहीं चला तो फिर आदिल को भी पता नहीं चलेगा। मुस्तकबिल में क्या करना था क्या नहीं, मैंने अभी उसे बारे में कुछ नहीं सोचा था। रात को आदिल मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए ले गए। हम बड़े अच्छे और खुशगवार मूड में खाना खाकर वापस आए तो मेरी सास अभी तक मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। उन्होंने मुझे चाय बनाने का कहा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि एक दिन की दुल्हन को काम का बोल दिया है, लेकिन मैं भी यह सोचकर चुप गई कि वह बीमार है और उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। इसलिए जल्दी से 3 कप चाय बनाई और आकर बातें करने लग गई। आदिल कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी कमरे में आ गई। अभी मेरी आंख लगे कुछ ही देर गुजरी थी। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई उठा रहा है। मैंने एकदम आंख खोली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरी सास मुझे उठा रही है और मुझे बाहर आने का कह रही है। मैं परेशान हो गई कि कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया, इसलिए मैं उनके पीछे बाहर चली आई और आकर उनसे पूछा, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? इस वक्त क्या हो गया जो आपने मुझे उठाया है? तो मेरी सास मुझे कहने लगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, बहू मेरे पास जरा कुछ देर के लिए बैठ जाओ। मैं उनके पास ही बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता उनको पैरों को सहलाने लगी और फिर वह मुझे कहने लगी, बहू मैं जानती हूँ तुम प्रेग्नेंट हो। मेरा 30 साल का तजुर्बा है और मैं औरत का पेट देखकर पहचान जाती हूँ। मैं तुमसे यही नहीं पूछूंगी कि यह किस वजह से है, किसका गुनाह है, या तुमने किसके साथ मुंह काला किया है, लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर ही कहूँगी कि जितनी जल्द हो सके तुम आदिल को उस बारे में बता दो, वरना जब उसको खुद पता चलेगा तो वह बहुत नाराज़ होगा, बहुत गुस्सा करेगा और शायद कोई इंतहाई कदम उठा ले। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसे पहले से ही यह सब बता दो। मेरी सास ने जब मुझे यह अल्फाज कहे तो मैं सर झुकाकर रह गई और कुछ बोल ही ना पाए। मेरी सास ने ये कहकर आंखें मूंद ली और मैं चुपचाप उठ के दोबारा अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं खुद को बेगुनाह किस तरह साबित करूं। मैं कैसे उस बात का इकरार करूं कि जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था। मुझे अब ये सच बताना ही था। अगर मेरी सास को ये सब पता चल गया था तो लाजमी बात है आदिल को भी जल्द ही यह सब पता चल जाएगा और फिर उनका रिएक्शन क्या होगा, ये सोचकर ही मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी
कि मैं आदिल को इस बारे में कैसे बताऊं। सारी रात मेरी आंखों में ही कट गई। सुबह जब आदिल सोकर उठे, मुझे इस समय बैठे देखा तो कहने लगे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैं सोच के सारी रात उस बात से परेशान हो रही थी। एकदम से रोने लगी। फिर जाने कैसे रोते रोते मैंने आदिल को सब कुछ सच सच बता दिया। आखिर में उनसे कहा, आदिल मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था। मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ़ कर दे तो अल्लाह आपको बहुत बड़ा अजर देगा, वरना आपका जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। मैंने आखिर में आदिल के सर फैसला डाल दिया। मेरी बात सुनकर आदिल बिल्कुल चुप हो गए और एक लफ्ज़ न बोले। फिर उठकर खामोशी से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आदिल का फैसला क्या होगा। इसीलिए मैं चुप चुप अपना सामान समेटा और एक बैग में डालकर बाहर आ गई। आदिल ने जब बैग मेरे हाथ में देखा तो कुछ नहीं कहा। मुझे उनके फैसले का अंदाजा हो गया और मैं इसी तरह मम्मी की तरफ चली आई। मम्मी ने मुझे अकेले बैग के साथ आते देखा तो वह जैसे समझ गई। उस वक्त तो मुझसे कुछ न पूछा। कुछ देर बाद वह मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मैं पहले दिन से इस बारे में जानती थी। मेरी बेटी हो और बेटी की हर हरकत पर माँ की नज़र होती है। मैंने इसलिए तुम्हारी शादी में जल्दी मचाई थी ताकि वक्त हाथों से ना निकल जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वक्त अब हाथों से निकल चुका है। मैंने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा और हैरत से पूछा, क्या आपको मालूम था? तो मम्मी कहने लगी, हाँ मुझे मालूम था, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट देखी थी। इसी से मुझे अंदाजा हो गया था, इसलिए मेरी तबीयत एकदम इतनी खराब हो गई थी। तभी मैंने तुम्हारे बाप से कहकर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दी। मम्मी ने थके थके अंदाज में कहा और चुप कर गई। मैं भी बिल्कुल चुप थी। मेरे पास भी कहने को कुछ ना था, लेकिन फिर अम्मी कहने लगी, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि यह किसका बच्चा है और तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया है, लेकिन मैं इतना कहूंगी, तुम मेरा फख्र थी, मेरा गुरूर थी। तुमने ये हरकत करके मेरा गुरूर तोड़ दिया। अम्मी ने टूटे हुए लहजे में कहा तो मेरे दिल पर भी एक चुभन सी महसूस हुई। अम्मी यह कहकर उठकर बाहर चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए तो नुकसान ही नुकसान था। अहमद ने ऐसा धोखा दिया था कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही थी। मेरे दिल से अहमद के लिए बद्दुआ निकल रही थी। मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं मर जाऊं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें इतनी रुसवाई हो। और अभी तो सिर्फ ये बात आदिल और मेरी अम्मी को ही पता चली है, मगर दुनिया को पता चल गई तो दुनिया तो मुझे जीने ही नहीं देगी। मैं हलकान हो रही थी। अम्मी दोबारा मेरे कमरे में नहीं आईं और न ही मेरा हौसला हुआ कि मैं उठकर बाहर जाऊं। वह सारा दिन इसी तरह मैंने कमरे में सुस्ती से पड़े गुजार दिया। मुझे आदिल का इंतज़ार था। मेरा ख्याल था कि शायद वो आएंगे, लेकिन आदिल नहीं आए। अगला दिन भी इसी तरह गुजर गया और फिर तीसरे दिन आदिल घर चले आए। उन्हें देखकर मैं जैसे एकदम जिंदगी की तरफ लौट आई। वह मम्मी के साथ बाहर बैठे कुछ देर बातें करते रहे, फिर कमरे में आ गए। बैग पर बड़े अच्छे अंदाज में बैठे और मुझे देखकर पूछने लगे, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैंने आपको धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैंने अंधी मोहब्बत की खातिर अपने इतने अच्छे रिश्तों को धोखा दिया। मुझे जीने का हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं ये कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी। लेकिन आदिल कहने लगे, मैं जानता हूँ तुमने जो किया वह इंसानी फितरत से मुतासिर होकर किया।
मैं तुम्हें उसका सिर्फ इतना ही इल्जाम देता हूँ कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। तुम्हें किसी की भी बातों में आकर किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। आदिल ने कहा तो मैंने भीगी नज़रों से उनकी तरफ देखा। मेरी नज़रों की बेयकीनी महसूस करके वह कहने लगे, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। उठो और घर चलो, अम्मी भी इंतजार कर रही है। आदिल ने कहकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड से उठा दिया। मैंने जल्दी से हाथों से ही कपड़ों को सही किया और अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। मम्मी को बताकर मैं जल्दी से आदिल के साथ चली आई। अम्मी ने हमें खुशी खुशी रुखसत किया। आदिल के घर आकर जिंदगी रूटीन के अंदाज में शुरू हो चुकी थी। अगर कभी मुझे इस बात का ख्याल आता है कि मैंने आदिल के साथ और अपने घर वालों के साथ धोखा किया है और मैं किसी नाजायज बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ, तो मुझे खुद से बहुत घिन महसूस होती है। लेकिन फिर एक ख्याल आता है कि आदिल उस बच्चे को अपनाने को तैयार है, इसलिए मैं बहल जाती हूँ। कुछ ही दिन रह गए थे मेरी डिलीवरी होने में। मेरी सास ने सब में यही मशहूर कर दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए हो सकता है 7वें महीने बच्चे की पैदाइश हो जाए। लोगों ने मेरी सास की बात का यकीन कर लिया है, क्योंकि यह एक दाई थी। उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। आज की रात रगों को काटते हुए, दर्द को बर्दाश्त करते हुए मैंने एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। आदिल ने बच्चे को गोद में उठाकर उसके कान में अजान दी, तो मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। मुझ पर अभी दवाया का असर था, अभी बेहोशी सी तारी थी, इसलिए मैं दोबारा सो गई। फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैंने देखा आदिल के पास कोई बैठा बातें कर रहा है। उसकी मेरी तरफ पीठ थी। मैंने उठकर उसे देखने की कोशिश की। फिर जैसे ही मेरी आंखों के सामने सारी दुनिया घूम गई। वह कोई और नहीं बल्कि अहमद था। अहमद था। अहमद को देखकर मेरे चेहरे पर मरने की कैफियत आ गई और मैंने उसे कहा, अहमद तुम यहाँ क्या करने आए हो? धोखेबाज इंसान, मैंने अहमद की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। तो आदिल हैरानी से कभी मुझे देखने लगे और कभी अहमद को। लेकिन अहमद तो जैसे मुझसे नज़र मिलाने के काबिल ही नहीं रहा। उसने निगाहें नहीं उठाए। मैंने आदिल से कहा, यही है वह धोखेबाज इंसान जिसने तन्हाई का फ़ायदा उठाया, और यह बच्चा भी उसी का है। बच्चे के बारे में सुनकर अहमद ने एकदम सर उठाकर मुझे देखा और फिर उस बच्चे की तरफ देखा तो मैंने कहा, हाँ यकीन नहीं आ रहा ना, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुम खुद सोचो, मुझे किस मझदार में छोड़कर चले गए थे। मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हूँ, दुनिया की नज़रों से कैसे बचते बचते आई हूँ। वह तो भला हो आदिल का, जिसने हर मामले में मेरा साथ दिया और हर तरह से मेरी हिफाजत की, वरना तुमने तो मुझे रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ये कहते हुए रो दी। लेकिन अहमद को तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसे कभी दुनिया में ही अपने गुनाह का सामना करना पड़ जाएगा। वह तो हमसे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं रहा, एकदम उठकर बाहर चला गया। आदिल ने अफसोस से अहमद को देखा और खामोश रहे और उठकर मेरे पास आ गए। कहने लगे, बस अब बस करो, आज के बाद तुम इस बात का जिक्र कभी नहीं करोगी और ना ही तुम उसे बच्चे को अहमद का बेटा कहोगी। यह मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, हमारा बच्चा है। अब आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जिसमें सब अच्छा होगा और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना वक्त गुजार देंगे। वादा करो मुझसे। आदिल ने अपना हाथ आगे करके मुझसे वादा लेना चाहा, तो मैंने भी उनके हाथ पर हाथ रख दिया और सुकून से आंखें मूंद ली। मुझे यकीन था कि अब जिंदगी बहुत बहुत पुरसुकून होगी।